नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, रात के बज चुके हैं 9:30 और हम और आप उपस्थित हैं अपने चैनल द ऑफिसर्स एकेडमी पर। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं आज हम उपस्थित हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले इतिहास के खंड से, यानी आधुनिक भारत के इतिहास के खंड से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं, जहां पे आज 11वां वीडियो है। दिस इज द 11th क्लास। आज जिस क्लास को हम कर रहे हैं ये 11वां क्लास है साथियों, जहां पर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो आपकी बीपीएससी के परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोगों को नमस्कार है। चलिए तो पहला प्रश्न लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी लोगों के लिए। नया पेड बैच लॉन्च कर दिया गया है। इस बैच का नाम है साथियों विजयी बैच। बैच को खरीदने से पहले विजयी बैच का लोगो जरूर देखें। विजयी बैच जो नया बैच है, बाकी जो बैचेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होंगे। तो बैच लेने से पहले इस बात को जरूर देख लें कि उस बैच पर विजयी बैच लिखा हुआ है नहीं, और विजयी बैच को आप परचेज कर सकते हैं। ये नया बैच है जो PRT 1 to 5 के लिए, इसकी प्राइस 999 रुपीज है। इस बैच को जब आप खरीदते हैं तो आपको कवच बैच दिया जा रहा है, और जहां धीरे धीरे आपको प्रश्नों के डिस्कशन कराए जाएंगे और 6 to 12 के एनसीईआरटी का नोट्स भी धीरे धीरे इसमें अपलोड मिलता जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि महात्मा गांधी को बापू कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? TRE 2 के अंदर में साथियों ये क्वेश्चन आया था और इस प्रश्न ने बहुत सारे बच्चों को लगातार परेशान भी किया था। तो इस प्रश्न की बातचीत करेंगे साथियों। लेट्स स्टार्ट द क्लास और इसी प्रश्न से शुरू करते हैं। अब यहां पर मैं आपको कम से कम 25 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहां से हम डिस्कशन के दौरान कम से कम साथियों 25 प्रश्नों को देखेंगे। 25 क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। बापू कह के सबसे पहले संबोधित किया था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने इनको बापू कब कहा था? तो आपको भी पता है कि 1945 के दौरान, 46 के दौरान इन्होंने कहां पे अपने इंटरव्यू में कहा था बापू, महात्मा गांधी को बापू कह के संबोधित किया था। लेकिन जब साथियों आप उपाधियों की बात करते हैं तो महात्मा गांधी को कई सारी उपाधियां दी गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। आपसे एग्जाम के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा TRE 1 के अंदर में साथियों कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पे हुई? तो आप जानते हैं कि कमेंट कीजिए सभी लोग, इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। दूसरे के बाद बोलेगा कि इनके स्कूल और कॉलेजेस कहां पे थे साथियों? तो आप भी जानते हैं कि हाई स्कूल की पढ़ाई, यही वाला क्वेश्चन आया था इस बार TRE 3 के अंदर में। TRE 3 में एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा गांधी के हाई स्कूल की पढ़ाई कहां हुई थी? तो सभी लोग कॉलेज का नाम कमेंट करेंगे और कॉलेज का नाम था अल्फ्रेड कॉलेज। कहां पे है साथियों? ये अल्फ्रेड कॉलेज है कहां पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने क्लास में आपको पढ़ा रखा है कि महात्मा गांधी की शिक्षा दीक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल से हुई थी साथियों। कहां से? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये नाम कमेंट करें साथियों, अल्फ्रेड हाई स्कूल से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। अब ये अल्फ्रेड हाई स्कूल है कहां पर साथियों? तो आप भी जानते हैं ये भी राजकोट में ही है, ये भी राजकोट में ही है। तीसरा प्रश्न जो यहां से बनता है कि महात्मा गांधी की कॉलेज की शिक्षा कहां से हुई थी? ये BPSC 66 का क्वेश्चन है। 66वीं BPSC के अंदर में पूछा कि इनका कॉलेज कहां था? तो सभी लोग कमेंट करेंगे साथियों श्यामल दास कॉलेज। श्यामल दास कॉलेज ये है कहां पर साथियों? तो ध्यान रखेंगे ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर में है। ये कहां पर है साथियों? जरा कमेंट करना एक बार। तो ये भावनगर में है दोस्तों, भावनगर में है। अंतिम और आखिरी सवाल पूछता है कि इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई कहां से की थी? तो ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई इनर टेंपल कॉलेज से किया था साथियों। इनर टेंपल कॉलेज से इसकी पढ़ाई करी थी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इनर टेंपल कॉलेज से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी थी। और ये इनर टेंपल कॉलेज है कहां पर? लंदन है। जरा बता सकते हो क्या कि बिहार स्पेशल के एक बड़े नेता थे, बिहार स्पेशल के एक बड़े नेता थे जिन्होंने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई करी थी साथियों, इसी कॉलेज से पढ़ाई करी थी। उनका नाम क्या था? बिहार के एक बड़े नेता थे, बिहार स्पेशल का एक बड़ा नाम कौन था? तो सभी लोगों के कमेंट आएंगे जिन्होंने यहां से पढ़ाई करी थी साथियों। तो वो था मौलाना मजहर उल हक। ध्यान रखिएगा गांधी के करीबी दोस्त हुआ करते थे और दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। मौलाना मजहर उल हक, जिनके नाम पर बिहार में विश्वविद्यालय है और बिहार के सभी बड़े क्रांतिकारी, सभी बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया है। एक सवाल और आपको ध्यान में रखना होगा कि महात्मा गांधी, आपको पता है कि यहां पर इनकी कॉलेज में एडमिशन कब होती है? तो 1888 में इनर टेंपल कॉलेज जाते हैं और 18
1791 के अंदर में ये भारत आ जाते हैं। फिर उनका आपको दादा अब्दुल्ला वाली कहानी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मुझे जो टॉपिक आज पढ़ाना है, आपको जो बताना है, जो डिटेल में समझाना है, वो गांधी की उपाधियों को लेकर के है। देखिए, महात्मा गांधी को अलग अलग उपाधियां दी गई हैं, तो आपको सबसे पहले उपाधि के बारे में ये पता होनी चाहिए कि उपाधियों का कौन सी उपाधि है। दो बातें पता होनी चाहिए कि वो कौन सी उपाधि है, दूसरा ये उपाधि दिया किसने, और अगर उस देने वाले का नाम नहीं पता है तो किस घटना कब दिया ये पता होना चाहिए, कब दिया ये पता होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये उपाधि दिया किसने तो वेल एंड गुड, और अगर ये नहीं पता है कि इन्होंने किसने दिया इन्होंने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी को ये उपाधि किसने दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस घटना के दौरान या किस समय दिया गया, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको 10 उपाधियां बताऊंगा, अगर आप मुझे उससे ज्यादा कहेंगे तो मैं उससे ज्यादा भी बता दूंगा। 10 उपाधियों की जब हम बात करते हैं साथियों, 10 उपाधियों की बात करेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे महत्वपूर्ण उपाधियां। यहां पर आप क्या लिखेंगे, तो यहां पे साथियों आप हेडिंग लगाएंगे महत्वपूर्ण, यहां पर आप हेडिंग लगाएंगे साथियों महत्वपूर्ण उपाधियां। और आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी, अगले 5 मिनट के अंदर में 15 सवाल आपके क्लियर करवा दूंगा, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहला और आसान क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो सबसे पहला गांधी के नाम के आगे सबसे पहला क्या लगा साथियों, तो आप भी जानते हैं महात्मा लगा। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि महात्मा की उपाधि, तो जरा कमेंट करना रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें दिया था और किस दौरान दिया था साथियों, तो आप भी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें चंपारण की सफलता के बाद दिया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। चंपारण की सफलता के बाद इनको क्या मिला था साथियों, तो चंपारण की सफलता के बाद इनको यह उपाधि दी गई थी। दूसरा, अगर उपाधि की बात करें साथियों, तो आप जानते हैं महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण उपाधियों में से एक वो कौन सी उपाधि थी, तो बापू की उपाधि थी। एग्जाम के अंदर में यह सवाल पूछा, टीआरई का क्वेश्चन भी है, तो याद रखिएगा CF एंड्रयूज का नाम आता है। लेकिन सिर्फ CF एंड्रयूज का नाम नहीं आता है, इसके साथ एक और नाम आता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम आता है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू नाम आता है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा महत्वपूर्ण नाम, तीसरा जो महात्मा गांधी को उपाधि दी गई, वो उपाधि कौन सी, तो आपको भी पता है कि वो उपाधि मिली महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। कौन सी उपाधि मिली, तो उपाधि मिली वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि मिली। और आपको पता है कि महात्मा गांधी जब नोआखोली में जाकर उस दंगे को शांत करा दिए, तो उस समय के भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने साथियों उपाधि दी थी। तो एग्जाम में पूछेगा कि इस उपाधि को किसने दिया था, तो आप कहना कि लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। चौथी अगर बात आपसे पूछेगा कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो ध्यान रखना साथियों, अर्धनग्न फकीर जब गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था कि ये कौन बूढ़ा आदमी उतर रहा है, ये अर्धनग्न फकीर कौन है साथियों, ये अर्धनग्न फकीर कौन है, इसके बारे में किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। पांचवी और महत्वपूर्ण बात अगले स्लाइड में लेता हूं, पांचवी उपाधि जो इनको दी गई, चौथे के बाद पांचवी एक उपाधि है साथियों, जिसको आप क्या कहते हैं, तो उसको आप कहते हैं मलंग बाबा की उपाधि। अब आपसे सवाल पूछेगा कि ये मलंग बाबा की उपाधि किसने दी, तो साथियों मलंग बाबा की उपाधि किसने दी, तो काबिली एक जनजाति हुआ करती थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कबायलियों ने दिया था। कबायली कहां है, तो एक पहाड़ी जनजाति है, कबायलियों ने दिया था। आपसे पूछेगा कि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो आप कमेंट करना दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये उपाधि दी गई थी, ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट आपसे साथियों पूछेगा, नेक्स्ट आपसे पूछने वाला है, नेक्स्ट एक सवाल पूछेगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछेगा कि मलंग बाबा हो गया, काबिली हो गया, इसके अलावा साथियों आपसे बहुत सारे और पूछेगा। जैसे मैंने आपको बताया हर मास का शरीर, अरे वो आगे आएगा भाई, वो बता दूंगा, चिंता ना करो, वो बताऊंगा। नेक्स्ट आपसे सवाल एक और जो एग्जाम में पूछ सकता है, पहले उसकी बात करते हैं। तो पूछेगा कि भर्ती करने वाला सार्जेंट के बारे में पूछेगा, कि भर्ती करने वाला सार्जेंट के बारे में पूछेगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि किसने दी, तो आप भी कहना कि ये उपाधि गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। आपसे पूछेगा कि ये उपाधि कब मिली साथियों, तो ध्यान रखेंगे ये उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिली थी। उसके अलावा अगर महात्मा गांधी को उपाधि की बात
बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि महात्मा गांधी को सेवाग्राम का संत कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? तो सेवाग्राम का संत। सेवाग्राम महात्मा गांधी का आश्रम था, तो सेवाग्राम का संत कहा गया। सेवाग्राम का संत किसने कहा? तो जो आश्रम के अतिथि आते थे वो गांधी के सत्कार से बड़े खुश होते थे, और आश्रम के अतिथियों ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी, और आश्रम के अतिथियों ने महात्मा गांधी को उपाधि दी, और क्या कहा? सेवाग्राम का संत। उसके अलावा एक उपाधि है साथियों जिसको हम कहते हैं कर्मवीर की उपाधि। कर्मवीर की उपाधि महात्मा गांधी को उनके दक्षिण अफ्रीका के अंदर में, दक्षिण अफ्रीका में साथियों उनके दोस्तों ने दिया था। दक्षिण अफ्रीका में उनके मित्रों ने महात्मा गांधी को यह उपाधि दी कि गांधी तुम धर्म क्या हो? तो कर्मवीर हो। उसके अलावा एक और उपाधि यहीं पर मिली थी साथियों जिसे हम कहते हैं भंगी शिरोमणि। क्या कहते हैं दोस्तों? भंगी शिरोमणि की उपाधि। एग्जाम में पूछेगा कि भंगी शिरोमणि की उपाधि कहां मिली, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर में भंगी शिरोमणि की उपाधि मिली थी, और उनको जो है क्या मिला? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर में मिला था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला साथियों आपसे एग्जाम में पूछेगा, अगला साथियों पृथ्वी विश्व युद्ध के प्रथम विश्व, रजनी कुमारी पृथ्वी लिखी, हम टेंशन में आ गए क्या है भाई। नेक्स्ट अगर बात करें 9 के बाद 10 साथियों, 10वां अगर बात करें तो 10वां के अंदर में जानते हैं कि भिखारियों का राजा कहा। किसने इनको भिखारियों का राजा कहा? तो आप भी जानते हैं एग्जाम का पूछा हुआ फेवरेट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा गया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भिखारियों का राजा महात्मा गांधी को किसने कहा? तो आप भी जानते हैं कि महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा, जरा कमेंट करना, तो मदन मोहन मालवीय ने कहा। किसने कहा? सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग साथ में कमेंट करते चलेंगे। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा साथियों? तो भिखारियों का राजा कहा। उसके अलावा महात्मा गांधी को भिखारियों के राजा के अलावा कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, देशद्रोही फकीर की उपाधि मिली थी, कूली बैरिस्टर की। सर आप 15 मिनट का INM का 50 वाला करवा दीजिए। दीपक कुमार देव करवा देंगे। दीपक भाई कोई चिंता वाली बात नहीं है, करवा देंगे। कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी साथियों। और जब हम कैसरे हिंद की बात करते हैं, तो ध्यान रखना कि जब हम कैसरे हिंद की बात करते हैं तो कैसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही दिया गया था, और वो उपाधि थी कैसरे हिंद की। कैसरे हिंद का मतलब क्या होता है? तो कैसरे हिंद का मतलब होता है साथियों इंपेरर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? भारत का सम्राट या इंपेरर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों तो आप जानते हैं कि कूली बैरिस्टर की उपाधि दी गई थी। मैंने आपको एग्जाम में क्लास में पढ़ा रखा है कि कूली बैरिस्टर की उपाधि किसने दी साथियों? तो आप भी जानते हैं कि जब ट्रेन में महात्मा गांधी यात्रा कर रहे थे तो एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट साहब हुआ करते थे, और उसी मजिस्ट्रेट ने साथियों क्या करा? तो उसी मजिस्ट्रेट ने यह उपाधि दी। और मुझे बताना कि गांधी कहां से कहां तक की यात्रा कर रहे थे, जरा बताना। डरबन से महात्मा गांधी कहां जा रहे थे, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो डरबन से महात्मा गांधी कहां जा रहे थे, जरा कमेंट बॉक्स में। सर ऐसा दवाई बताइए कि आपको जितना याद हो जाए, आपको जितना नहीं, आपके इतना याद हो जाए। बाबू थोड़ा हिंदी सही से लिखो। कमेंट बहुत स्लो आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। चलिए, तो अब डरबन से महात्मा गांधी कहां जा रहे थे? तो महात्मा गांधी डरबन से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। कहां जा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है सेंट मॉरिसबर्ग। क्या नाम है? सेंट मॉरिसबर्ग नाम है साथियों, मॉरिसबर्ग। और इसी मॉरिसबर्ग में साथियों, इसी मॉरिसबर्ग के अंदर में क्या हुआ? तो इसी मॉरिसबर्ग में महात्मा गांधी को ट्रेन की बोगियों से उतार दिया गया था। 13वीं उपाधि की अगर हम बात करें साथियों तो महात्मा गांधी को उपाधि क्या दी गई? तो देशद्रोही फकीर की उपाधि दी गई। एग्जाम में पूछेगा कि देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो जिस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहा था उसी व्यक्ति ने देशद्रोही फकीर कहा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि देशद्रोही फकीर, तो याद रखना मेरे दोस्तों की देशद्रोही फकीर की जब बात आती है तो देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो देशद्रोही फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने साथियों। किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था देशद्रोही फकीर। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों। अगला एक और सवाल पूछा जाता है जो 14 नंबर सवाल है। आप भी जानते हैं कि देशद्रोही फकीर के अलावा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, जरा बताना एक बार। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को? राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो आप भी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था साथियों? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों एग्जाम में एक और सवाल और अंतिम उपाधि जो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है
वो पूछेगा कि भारत का आजाद शत्रु किसे कहा गया। भारत का आजाद शत्रु साथियों आपसे पूछेगा कि भारत का आजाद शत्रु तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों किसने कहा इनको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और एक बात और जान लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आधुनिक भारत का आजाद शत्रु कहा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आधुनिक भारत का आजाद शत्रु कहा जाता था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आधुनिक भारत का आजाद शत्रु कहा जाता था। किसको कहा जाता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इससे ज्यादा एग्जाम के अंदर में उपाधि नहीं पूछेगा, ये बात हम आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकते हैं, गारंटी के साथ ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछता है सर, 1946 के सैनिक विद्रोह के बारे में कुछ बताइए सर। डिस्कस तो किया, शाही नौसेना विद्रोह है, सब आलम जी क्लास में तो पढ़ा रखा है। शाही नौसेना विद्रोह कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, शाही नौसेना विद्रोह। अच्छा बताइए तो जरा कि शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था, जरा कमेंट करके बताइए। आई लव यू, आपके आशीर्वाद से मेरा 6 to 8 में हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपका हो गया तो। मधेश कुमार जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको मधेश जी। अच्छा एक सवाल पूछूं मैं, आप जवाब दीजिए। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, या छोड़ो मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, आप 3 जवाब दो। एग्जाम में पूछेगा आपसे एक सवाल, आपसे सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव, महात्मा गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव। 2 नाम बता दीजिए, सिर्फ 2 नाम। और एक और बात, महात्मा गांधी की जीवन पर, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कि किस किताब का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा, किस किताब का रहा, और उस किताब के लेखक कौन है। किताब का नाम बताइए और फिर किताब के लेखक का नाम बताइए। दोनों नाम कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जरा मैं देखूं आपको कितना आता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स कह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभाव महात्मा गांधी के जीवन पर टॉलस्टॉय। किसका, टॉलस्टॉय का। और ऑप्शन आ रहा है कि नहीं अभी, अरे वाह यार, सब पढ़ते हो यार, काफी मेहनत करते हो आप लोग। थॉरो, बिल्कुल सही, थॉरो भी आ गया। किस किताब का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो किताब का नाम तो याद होना चाहिए, अनटू दिस लास्ट का प्रभाव पड़ा। और लेखक इसके कौन है, तो जॉन रस्किन है, जॉन रस्किन है। अच्छा एक और बात बताओ, एक और सवाल पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछूं। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है। अब 5 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, 4 और 5। महात्मा गांधी का अनासक्त आश्रम या अनाशक्ति आश्रम, जो भी कह लो, अनाशक्ति आश्रम या गांधी आश्रम कहां स्थित है। गांधी आश्रम कहां स्थित है, बताओ कि गांधी आश्रम महात्मा गांधी का कहां स्थित है। चौथा बताओ कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लंदन किस जहाज से गए थे, लंदन किस जहाज से गए थे। ये चौथा क्वेश्चन बताओ आप, देखता हूं, नाम भी लूंगा अभी। और 5वां क्वेश्चन आप बताओ, 5वां क्वेश्चन बताओ आप, 5वां क्वेश्चन आप महात्मा गांधी के बारे में बताओ कि महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या का या प्रिय शिष्या का क्या नाम था। प्रिय शिष्या का क्या नाम था, जरा बताइए आंसर। कमेंट बॉक्स के अंदर में आंसर भी आना चाहिए। तो पहला तो उत्तर आ गया मेरे भाई, कौसानी। कौन लड़का था, लड़की है क्या है, कौसानी, विक्रांत कुमार मंडल जी। विक्रांत भाई ने कह दिया है कौसानी है। और कौसानी है कहां पर मेरे दोस्तों, तो कौसानी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। दूसरा, लंदन किस जहाज से गए, तो SS राजपुताना नाम के जहाज से गए। अच्छा, वापस किस जहाज से आए भाई,
ये भी बता दो कमेंट करके। वापस ज्योति रानी जी टेक्निकल टीम को कॉल कर लीजिएगा, टेक्निकल टीम को कॉल कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, बताओ जरा मैं भी देखूं। एसएस राजपूताना से गए बेसांटियाना, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है बेसांटियाना। पांचवा, इनकी प्रिय शिष्या का नाम क्या था? मैडलीन स्लेड, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, स्लेड। और गांधी इनको प्यार से क्या बुलाते थे? मीरा बेन बुलाते थे, मीरा बेन। ये है महात्मा गांधी। अच्छा, अंतिम सवाल गांधी पे मेरा है आपसे, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नहीं पूछूंगा, अगले प्रश्न पर चलूंगा। मेरे दिल की उत्सुकता है इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, दिल की उत्सुकता है इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि महात्मा गांधी ने दांडी के अंदर में जो यात्रा की थी, उस यात्रा के बाद 5 अप्रैल को जब वो दांडी पहुंचे थे, 5 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचे थे, तो महात्मा गांधी कहां रुके थे? कहां रुके थे? उसको मोदी जी ने म्यूजियम बना दिया है। अच्छा, एक और पूछ लेता हूं, माफ करना मुझे, एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूं कि द्वितीय गोलमेज के दौरान लंदन में गांधी कहां रुके थे? ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। लंदन में गांधी कहां रुके थे? चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी कहां थे? ये भी वेरी गुड क्वेश्चन, मैं ही बता दूंगा अगर कोई नहीं बता पाएगा तो। चौरी चौरा, एक मेरे भाई ने पूछा है कि चौरी चौरा के कांड के दौरान, चौरी चौरा कांड के दौरान गांधी कहां थे? गांधी कहां थे? और जब इतना पूछ ही लिया है तो ना छोड़ो, मैं नहीं पूछूंगा, अब मैं उत्तर दे देता हूं, एक एक प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं। आप लोग ना बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने चाहिए? लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ऐसा हम जो भी सवाल आपसे पूछेंगे ना, वो टीआरई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। मैं जितना पूछ रहा हूं वो सब प्रीवियस ईयर पूछ रहा हूं, ठीक है? तो 5 अप्रैल वाला तो बहुत कम लोग बता पाया है, और अभी तक लोग, हाँ आ गया 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 आ गया। खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी जी, खुशबू कुमारी जी हैं, खुशबू कुमारी जी। तो खुशबू बहुत सही उत्तर। ये रुके थे सैफी विला में, सैफी विला में। और जानते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे शशि सर ये करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है? सर आपके मन में तो सवाल आ रहा होगा कि शशि सर ये करंट। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवंबर 2024 में एक डेटा आया है, वो डेटा बताया कि भारत का कितना मेट्रिक टन सोना है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपके मन में सवाल आ रहा है कि शशि सर मेरा नाम ले लीजिए। ले लिया भाई, करंट अफेयर से। क्योंकि हुआ क्या कि गांधी के साथ जो 78 अनुयायी गए थे, इनकी आदम कद प्रतिमा, आदम कद प्रतिमा का मतलब क्या होता है कि आदमी 5 फीट का था तो प्रतिमा भी 5 फीट की, आदमी 6 फीट का तो प्रतिमा भी 6 फीट की। आदम कद प्रतिमा जो है इस विले में मोदी जी ने लगवा दिया और 2019 में इसका उद्घाटन कर दिया, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। कहां रुके? किंग्सले पैलेस में, किंग्सले पैलेस। सभी लोग कमेंट करो तो जरा, किंग्सले पैलेस में रुके। और लास्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के दौरान गांधी कहां थे? बारदोली। अब एक सवाल पूछ दूं, ये तो आप में से किसी ने पूछा था मुझसे, मैं एक सवाल पूछता हूं कि चौरी चौरा कांड की सूचना महात्मा गांधी को किसने दी? सूचना गांधी को किसने दी? जरा बताना तो, सूचना गांधी को किसने दिया? जरा बताना कि गांधी को सूचना किसने दिया। जरा बताइएगा कि महात्मा गांधी को सूचना किसने दिया। बस इतना ही बता दीजिए, इससे ज्यादा हम आपसे नहीं पूछेंगे। बिल्कुल, महात्मा गांधी को सूचना दिया, मैं ही उत्तर बता देता हूं, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। ये टीआरई 1 का क्वेश्चन है, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफी है इतना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है, 1 to 5 का नया बैच जिसे आप कहते हैं विजयी बैच, इस विजयी बैच को लॉन्च कर दिया गया है। तो आप विजयी बैच के अंदर में साथियों, विजयी बैच के अंदर में आप जुड़ सकते हैं। 999 रुपए इसकी ऑफर फीस है। इसके अंदर में आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास मिलेगी, जिनको आप देख सकते हैं लाइव में, लाइव छूट जाएगा तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, डाउनलोड करके नेट के बिना देख सकते हैं। नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर भेजकर प्रिंट निकाल सकते हैं, बोर्ड पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। आप इसमें 15 मॉक टेस्ट धीरे धीरे ऐड कर दिए जाएंगे। अब धीरे धीरे इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, तो 15 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज आपको टीचर प्रैक्टिस भी करा देंगे, और 6 to 12 का आपको एनसीईआरटी का नोट्स भी धीरे धीरे उपलब्ध मिल जाएगा। साथ ही साथ 6 to 8 के जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे 9 10th के हैं, अगर आपको दोनों देना है तो आप 9 10 वाला बैच परचेज कर लीजिए। इन दोनों के भी बैच की कीमत जो है 999 रुपए ही है। इसमें आपको 40 मार्क्स का जीएस आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ जो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है, एसएसटी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, उसका भी थ्योरी क्लास आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये पूरी क्लासेस अलग अलग टीचर्स के द्वारा मिलेंगी 999 रुपए में। बस बैच खरीदने से पहले ध्यान रखें कि विजयी बैच को आप जरूर परचेस करें, विजयी बैच को आप जरूर परचेस करें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। क्या ये असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय सिविल नाम फरमानी आंदोलन लिख दिया है, या इसको नागरिक अवज्ञा आंदोलन, या सिविल अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। आपसे पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया है दोस्तों, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सुनिए, अब बात जब निकल रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी स्वराज पार्टी की, सविनय अवज्ञा कह रहा हूं, स्वराज पार्टी की, तो बेसिकली ना स्वराज पार्टी के बारे में आपकी इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1922 के गया अधिवेशन से। कौन से अधिवेशन से? तो 1922 के गया अधिवेशन से इसकी कहानी शुरू होती है। अब मामला क्या होता है मेरे दोस्तों? 1922 के गया अधिवेशन से मामला क्या होता है जरा बताना। मामला बस इतना होता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास, और चित्तरंजन दास काफी नाराज होते हैं। नाराज इस मामले में होते हैं कि चित्तरंजन दास कहते हैं कि हमने उदारवादियों को देख लिया, हमने उग्र राष्ट्रवादियों को देख लिया, हमने गांधी जी की विचारधारा को भी देख लिया, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सफलता हमारे हाथ नहीं लगी है। और वैसी परिस्थिति के बाद असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण गांधी बहुत नाराज थे, और इसी के कारण ये उत्तर भी होगा। तो प्रश्न का उत्तर तो ए हो जाएगा। चित्तरंजन दास ने वहां पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पेश किया। साथियों क्या किया? तो चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पेश किया। जब इन्होंने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पेश किया तो वैसे समय के अंदर में इसका विरोध होने लगा, और जब इसका विरोध हुआ दोस्तों, क्या हुआ? तो इसका विरोध होने लगा, और जब इसका विरोध होने लगा साथियों, तो कांग्रेस के अंदर में इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने इस्तीफा दिया? चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दिया। और जब साथियों इन्होंने क्या किया? जब साथियों इन्होंने इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ? तो आप भी जानते हैं साथियों कि इस्तीफा देने के बाद दो चीजें बदली। पहला कि इन्होंने इस्तीफा देने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम साथियों स्वराज पार्टी हुआ करता था। क्या नाम था भाई? स्वराज पार्टी इसका नाम हुआ करता था। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। एग्जाम में आपसे पूछेगा साथियों कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सभी लोग कमेंट करेंगे चित्तरंजन दास। अच्छा, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको कौन सी उपाधि दी गई थी बताना। क्या इनको दीन बंधु कहा जाता था, या इनको देश बंधु कहा जाता था? दीन बंधु कहा जाता था, या इनको देश बंधु कहा जाता था? देश बंधु कहा जाता था, जरा कमेंट करके बताना। और इसके अलावा एग्जाम में आपसे पूछेगा सवाल के अंदर में दोस्तों कि सचिव कौन बनाए गए थे। तो आप भी जानते हैं सचिव कौन बने, तो मोतीलाल नेहरू बने थे दोस्तों। कौन बने? मोतीलाल नेहरू बने थे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू बने थे। अब सुनिएगा आगे। मोतीलाल नेहरू के बाद आपसे पूछेगा कि स्वराज पार्टी ने क्या फैसला किया। तो स्वराज पार्टी का फैसला बड़ा सिंपल था कि 1919 के अंदर में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के दौरान ये फैसला किया गया था कि भारत में अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इन्होंने जोर दिया कि जब मॉन्टेग्यू ने कहीं दिया है चुनाव के बारे में, इन्होंने कहा कि जब मॉन्टेग्यू ने कहीं दिया है चुनाव के बारे में, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हमें भारत में चुनाव करा लेना चाहिए। वैसी परिस्थिति के अंदर में हमें भारत में चुनाव करा लेना चाहिए। और जब भारत के अंदर में चुनाव कराने की बात आई साथियों,
जब भारत के अंदर में चुनाव कराने की बात आई तो चुनाव पर कांग्रेस में टूट हो गई, कांग्रेस दो भागों में बट गई। जब बात चुनाव की आई साथियों तो चुनाव के बाद कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक को कहा गया साथियों, क्या कहा गया, तो परिवर्तनवादी गुट, एक को क्या कहा गया, प्रो चेंजर कहा गया। एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। एक को क्या कहा गया, प्रो चेंजर कहा गया, और दूसरे को क्या कहा गया साथियों, तो नो चेंजर कहा गया, नो चेंजर कहा गया। अब साथियों प्रो चेंजर की बात करते हैं, प्रो चेंजर की बात करते हैं। तो साथियों प्रो चेंजर के अंदर में मतलब वो लोग जो परिवर्तन चाहते थे, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, परिवर्तनवादी गुट कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तनवादी गुट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा इनको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इनको अपरिवर्तनवादी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अपरिवर्तनवादी गुट कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब समझिएगा जरा, परिवर्तनवादी के अंदर में कौन कौन लोग आएंगे, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो जो परिवर्तन चाहते थे यानी चित्तरंजन दास हुआ करते थे, इसमें चित्तरंजन दास हुआ करते थे। उसके अलावा मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। उसके अलावा कौन था साथियों, तो मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। उसके अलावा एक और नाम पूछेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई सरदार विट्ठल भाई पटेल। यहां से दो क्वेश्चन आता है और विट्ठल भाई का नाम याद कर लीजिएगा। यहां पे एक और सवाल अभी बताता हूं। विट्ठल भाई पटेल साथियों, विट्ठल भाई पटेल हुआ करते थे। उसके अलावा अन्य नेता थे, जबकि अपरिवर्तनवादी मतलब जो चुनाव का विरोध कर रहे थे। अपरिवर्तन मतलब जो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे, यानी ये विरोधी थे। और इनकी अगर आप बात करेंगे तो ये समर्थन करने वाले लोग हुआ करते थे, समर्थन करने वाले। जब अपरिवर्तनवादी गुट की बात करते हैं, नो चेंजर ग्रुप की बात करते हैं, तो नो चेंजर के अंदर में सबसे पहला नाम जो आता है वो किसका आता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है। हालांकि बाद में ये लोग जो है ये लोग भी मान जाएंगे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दूसरा नाम जो आता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है। तीसरा नाम जो साथियों यहां पर पूछा जाता है वो वल्लभ भाई पटेल का आता है, वल्लभ भाई पटेल का आता है। और भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन साथियों इनके विरोध करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, विरोध करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क नहीं पड़ने का एक कारण भी होता है, विरोध नहीं करने का। किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, नीता। थैंक यू छोटू जी, थैंक यू छोटू जी। देखिए जो भी क्लास में अगर इस तरह का कोई डिस्कशन करता है तो उनको ब्लॉक लिस्ट का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं भाई, ठीक है ना। सब लोग टीचर, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं ना वो मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक है। अब सुनो, जब यहां पर एग्जाम में सवाल पूछेगा तो आप छांट लोगे ना, ये लोग हैं जो परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी हैं। बाद में क्या होता है साथियों कि चुनाव कराए जाते हैं, भारत के अंदर में चुनाव होता है। और चुनाव किसका होता है, तो आप भी जानते हैं केंद्रीय परिषद का चुनाव होता है। आप भी जानते हैं किसका चुनाव होता है, तो केंद्रीय परिषद का चुनाव होता है। और जब केंद्रीय परिषद का साथियों चुनाव होता है तो इस केंद्रीय परिषद के अंदर में पूरे भारत में 101 सीटें होती हैं, जिसमें से 41 सीटों पर क्या होती है, तो स्वराज पार्टी जीत जाती है। स्वराज पार्टी क्या करती है, जीत जाती है। एग्जाम में सवाल पूछेगा, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि बिहार में क्या हुआ था। तो बिहार स्पेशल का जब क्वेश्चन पूछे साथियों, तो बिहार के अंदर में टोटल 12 सीटें थी, जिस पर से 8 में स्वराज पार्टी ने क्या किया, तो स्वराज पार्टी 8 पर जीत गई थी साथियों। स्वराज पार्टी 8 पर क्या करी, तो 8 पर चुनाव जीता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जब इन्होंने यहां पर चुनाव जीता तो चुनाव जीतने के बाद इन्होंने परिषद को ज्वाइन करने का बनाया, और यहीं से एग्जाम में सवाल आता है। यहीं से एग्जाम में सवाल आता है कि जब परिषद को ज्वाइन करना था तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी के अंदर में, स्वराज पार्टी ने बिहार के अंदर में, मेरे एक भाई पूछ रहे हैं कि बिहार के अंदर में, देखो बिहार स्पेशल तो हम पढ़ा नहीं रहे, लेकिन अब जब पूछ लियो तो सुन लो, ये बिहार का ही डेटा है। और बिहार का जो है नेतृत्व किसने किया, तो बिहार के अंदर में बिहार स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। सभी लोग जरा ये नाम कर लेना, TRE 1 का क्वेश्चन भी है दोस्तों। किसने किया बिहार के अंदर में, तो श्री कृष्ण ने बिहार के अंदर में स्वराज दल का गठन किया। आपसे पूछेगा कि स्वराज दल का गठन किसने किया, तो याद रखिएगा बिहार में स्वराज दल का गठन जब एग्जाम में पूछे, स्वराज दल का गठन जब एग्जाम में पूछे तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। अच्छा एक सेकंड और बताइए, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार के अंदर की तो ये बात हो गई, लेकिन आपसे जब एग्जाम में पूछ ले कि संयुक्त प्रांत के अंदर में किसने किया था, तो संयुक्त प्रांत के अंदर में किसने किया था, तो गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। अब यहां पर और क्या बताया जा सकता है, तो इस चुनाव के बाद केंद्रीय परिषद बनती है, और जब ये केंद्रीय परिषद बनती है तो इसके
स्पीकर का जब चुनाव होता है, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, स्पीकर का चुनाव कब होता है? तो 1923 में चुनाव हुआ, लेकिन ये स्पीकर बनते हैं 1925 में। सभी लोग अपना नाम भूल जाइए, ये नाम याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल का नाम ध्यान रखिएगा। वर्ष याद रखिएगा 1925 का, और 1925 के अंदर में विट्ठल भाई पटेल सभी को याद होना चाहिए। एग्जाम में ना पूछेगा कि पहला भारतीय स्पीकर पूछ लेगा, या पूछेगा कि ये जो केंद्रीय असेंबली बनी, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, ये जो पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर में क्या पूछ सकता है? आपसे पूछेगा कि जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव हुआ, इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन बना? तो याद रखिएगा, अध्यक्ष का नाम पूछे तो मतलब ये स्पीकर के बारे में पूछ रहा है, और स्पीकर कौन बनेंगे? तो विट्ठल भाई पटेल। लेकिन जानते हैं एग्जाम में उससे ज्यादा क्या फंसाएगा? विट्ठल भाई कब बने? तो एग्जाम में क्या गलती होती है? हम जानते हैं कि ये चुनाव 1923 में हुए, तो हम ऑप्शन में 1923 टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, विट्ठल भाई को बनाया गया। और आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में 1925 सभी लोग लिखिए, 1925 में देखना चाहता हूं। सभी लोग लिखिए 1925। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, 1925। चलिए, कुछ मैं मैसेज देख रहा था, वो मैसेज आया था तो देखना जरूरी था। अब चलिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 1925 सभी का आ गया, लेकिन मेरे मन में ना 2-3 सवाल हैं जो यहां पे बनने चाहिए। आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता के पहले भारत में वो कौन व्यक्ति था जिसने स्वराज पार्टी का समर्थन किया? तो जानते हैं, आपको पता है ना कि मुस्लिम लीग विरोध में था। एग्जाम में गलती होता है, आप ध्यान रखिएगा कि जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। जिन्ना ने भी क्या किया? ये एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, समर्थन किया था कि नहीं किया था। ठीक है, बढ़े आगे। अब सुनिए, इतनी बात तो हो गई। अब आपसे 1-2 सवाल और पूछेगा। यहां पर जब मामला निकला था ना, मैं थोड़ा डीप बताना चाहता हूं, एक बात बताऊं कि नहीं बताऊं, यही सोच रहा हूं, बता देता हूं। देखिए, जब स्वराज पार्टी बनाने की बात आई तो इन्होंने कहा कि भाई हम स्वराज पार्टी बनाएंगे, तो उससे पहले स्वराज पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी का नाम था खिलाफत स्वराज पार्टी। यही एग्जाम में पूछा था सवाल। खिलाफत स्वराज पार्टी से नाम चेंज हुआ स्वराज पार्टी का। ये ध्यान रखना है, ये सबको ध्यान रखना है, ये सबको ध्यान रखना है। अब मेरे 2-3 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं पूछूंगा, आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं तो कहिए, मैं पूछता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा आपसे। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस डेट में हुई थी? जरा कमेंट करके बताना सभी लोग। दूसरा मैं आपसे पूछता हूं कि 1927 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1927 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जरा कमेंट करके बताइए कि 1927 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं। तीसरा सवाल मैं आपसे साथियों पूछता हूं, तीसरा सवाल 1900 पूछता हूं कि 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव, भारत छोड़ो का प्रस्ताव, भारत छोड़ो का प्रस्ताव वर्धा में किस तिथि को पेश किया गया था? वर्धा में किस तिथि को पेश किया गया था?
ये बताइएगा। चौथा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि साइमन वापस जाओ का नारा, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? जरा कमेंट करके बता दीजिए। बस यही 4 सवाल मेरे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चारों सवाल का जवाब आप दे दीजिए, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। पहला का उत्तर आ चुका है सभी लोगों का। 17 नवंबर 1928 सैंडर्स की लाठियों से इनकी मृत्यु हुई थी। सैंडर्स कौन था तो आप भी जानते हैं, लाहौर के अंदर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लाहौर हुआ करता था, लाहौर। 1927 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? 27 के अधिवेशन को अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एम.ए. अंसारी। तीसरा, भारत छोड़ो का आंदोलन का वर्धाव कब पेश किया गया था? तो 6 जुलाई 1942 को पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। दूसरा, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। तीसरा, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया? ये तो बता दिया होगा आप लोगों ने। एम.ए. अंसारी आ रहा है अभी। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? इस सवाल का तो आंसर, हाँ, यूसुफ मेहर अली आ गया। पहला कौन दिया उत्तर? सिया वर्मा। सिया वर्मा के लिए आप लोग दिल बनाइए भाई, सिया वर्मा के लिए आप लोग दिल दीजिए 4-5 को कम से कम कमेंट बॉक्स में। साइमन वापस जाओ दिया था यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और पूछूं, 1-2 क्वेश्चन और पूछूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो पूछूं। इफ यू विल से देन आई विल आस्क, अदरवाइज आई विल नॉट आस्क। कहिएगा तो पूछूंगा। 2 मेरे मन में सवाल है, मेरे मन में 2 सवाल है। पहला सवाल बस इतना ही है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर कब गोली चलाने से मना कर दिया? TRE 3 का क्वेश्चन है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने कब गोली चलाने से मना कर दिया? बोला कि मैं भारत के लोगों पर किस आंदोलन के दौरान गोली चलाने के लिए मना कर दिया? अभी तक आंसर नहीं आया है, खाली यस सर आ रहा है। 30 सेकंड लूट पूछता है। ये वो कह रहा है 2 नहीं 3-4 को पूछिए। सुनिए, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गोली चलाने से मना कर दिया था। दूसरा एक सवाल है, यही TRE का ही क्वेश्चन है, मैं पूछता हूं आपसे। वो सवाल यह है कि चौकीदारी कर का विरोध किस राज्य में हुआ था? चौकीदारी कर का विरोध किस भारत के किस राज्य में हुआ था? चौकीदारी कर का विरोध। TRE 3 का या 2 का ही क्वेश्चन है। तीसरा सवाल, माउंटबेटन योजना कब पारित हुआ था? या माउंटबेटन ने योजना कब पेश किया था? डेट बताना है, डेट। तो चौकीदारी कर का विरोध सबसे ज्यादा कहां पर? सिया वर्मा का फिर उत्तर आया है सही। ये सिया वर्मा लड़का है कि लड़की है जी? हाँ, पता भी तो नहीं चलता ना कि यहाँ पे नाम रख लेता है, बाप का दुलारा, माई का मारा, सास का हथौड़ा से पिटाया हुआ। एगो यूट्यूब में क्लास देख रहे तो कह रहा था कि सास से पिटा हुआ दामाद। बताइए, नाम रखता है, बोका कहीं का। सास से कौन दामाद पिटता है रे भाई? कुछ भी लिख देता है तुम लोग। चौकीदारी कर का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था बिहार में। कहां हुआ था? बिहार में। दूसरा, माउंटबेटन योजना की जब हम बात करते हैं तो कब? तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को।
फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी का असली नाम पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अबुल गफार खान और सुभाष चंद्र। अबुल गफार खान, सुभाष चंद्र क्या है? कुछो कर देता है ये सब बनाने वाला। अब बताइए क्या उत्तर होगा? तो उत्तर हो जाएगा अबुल गफार खान। जानते हैं अबुल गफार खान के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। सुनाऊं? ऐसी बात बताऊंगा जो आप नहीं सुने होंगे, गारंटी। भारत रत्न, 4 बातें बताऊंगा, सिर्फ 4। पहली बात, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कब मिला था? इंडिपेंडेंस डे के एक दिन ठीक पहले 14 अगस्त 1987। सभी लोग ये डेट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, ये वैसे आदमी को दिया गया जिसने अपने जीवन के 42 साल जेल में गुजारा, जो पाकिस्तान के भी जेलों में रहा। अब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुनिएगा क्या मामला था। देखिए ये आदमी जो था, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो आदमी था, इस आदमी को फ्रंटियर गांधी तो आप कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम खान अब्दुल गफार खान है। इसे आप फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। इसे बादशाह खान कहा जाता है। जानते हैं क्यों बादशाह खान कहा जाता है? आज तक मैंने आपको यह नहीं बताया कि इसे बादशाह खान क्यों कहा जाता है, लेकिन आज आप सुनिए कि यह बादशाह खान क्यों कहे जाते हैं। मूल रूप से 1890 में ये पैदा हुए थे। इनके पिता बहुत विरोध करते कि तुम मत स्कूल जाओ, तुम मदरसे में जाओ, लेकिन ये आदमी मदरसा नहीं जाकर मिशनरी स्कूल गया। मिशनरी स्कूल में इसने अपनी पढ़ाई की, क्रिश्चियन के स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, वहां पढ़ाई की। उसके बाद मात्र 20 साल की उम्र में वो स्कूल खोला। अपना घर जो इनका उत्मनान जई हुआ करता था, वहीं पर उन्होंने स्कूल खोला। स्कूल जब खोला तो कुछ महीने स्कूल चला। उसके बाद अंग्रेजों ने 1915 में अंग्रेजों ने इनके स्कूल को 1915 में प्रतिबंधित कर दिया, बंद करा दिया। जब अंग्रेजों ने इनके स्कूल को 1915 में बंद करा दिया, तब ये आदमी ने क्या किया? तो अगले 3 साल तक, यानी 15 के बाद 16, 17, 18, ये 3 साल तक पख्तून का जो इलाका है, ये जो पाकिस्तान के ऊपर वाला ये वाला जो इलाका है, पख्तून का जो इलाका है ना, उस पख्तून के इलाके में 3 साल तक ये आदमी गांव गांव घूमा और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। अब जब इसने सैकड़ों गांवों की यात्रा कर ली, तो ये जहां जाता तो लोग कहते अरे देखो बादशाह खान आए हैं। तब इन्हें बादशाह खान के नाम से पुकारा जाने लगा। और तब इनकी सामाजिक चेतना जब जगी, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने एक संस्था का उद्घाटन किया, खोला, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार संस्था का नाम क्या दिया? तो संस्था का नाम दिया खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था की गठन की। और उसके बाद इसकी स्थापना कैसे की? तो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर की। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर किया। इसी ने जब देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती पहनकर ये सड़कों पर उतरे। क्यों? इसलिए, जानते हैं, आप सिर्फ चिल्ला देते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन। अरे मेरे भाई, लाल कुर्ती आंदोलन क्यों किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया।
जब इस खान अबुल गफार खान को अरेस्ट कर लिया गया तो इनकी जो संगठन थी, खुदाई खिदमतगार नाम था, उसके लोग सड़कों पर उतरे कि हमारे आदमी को तुम छोड़ो। तो सारे लोगों ने लाल रंग का टी शर्ट पहन लिया, इसीलिए उसको कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। खाली चिल्लाने से नहीं होगा, लाल कुर्ती आंदोलन। ओरिजिनल मार ओरिजिनले होता है, समझे ना। लाल कुर्ती आंदोलन इसलिए कहा गया इसको। और जानते हैं जब इसका विरोध प्रदर्शन हुआ तो इस लाल कुर्ती आंदोलन पर अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, इतनी गोलियां चलाई, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिस इस लाल कुर्ती आंदोलन के दौरान लगभग 200 लोग, 200 पीपल जो है, 200 लोग मारे गए। और ये लाल कुर्ती आंदोलन इसलिए चला क्योंकि जब खान अबुल गफार खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में इन्हीं की जो संगठन थी खुदाई खिदमतगार, उनके सदस्य रोड पर उतरे, लाल कुर्ती पहनकर उतरे। तो लोगों ने कहा कि अरे यार, लाल कुर्ती आंदोलन हो गया। उसके बाद आप वो छोड़ दीजिए, जब देश का बंटवारा हुआ, देश का जब बंटवारा हुआ, बक साइमन वापस जाओ, कभी नहीं बताए होंगे हम कि लाला लाजपत राय ने ये किया है। सुनिए, जब देश का बंटवारा हुआ तब क्या हुआ दोस्तों, जब देश का बंटवारा हुआ ना 15 अगस्त को, असल खेल यहां हुआ। मान लीजिए कि जो हमारा हिंदुस्तान था, इस हिंदुस्तान को जब बंटवारा हुआ और ये वाला इलाका, ये जो पूरा पाकिस्तान बना, ये जो पूरा पाकिस्तान बना, तो ये पाकिस्तान वाला जो इलाका था और ये भारत का जो इलाका था, ये जब बंटवारा हुआ तो ये जो है, ये जो खान अबुल गफार खान है, ये गफार खान ने, याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछता है, गफार खान ने विभाजन का विरोध किया था। और जानते हैं, आपको एक दर्दनाक बात बताता हूं, जब इन्होंने विभाजन का तो विरोध किया लेकिन विभाजन हो गया, इन्होंने क्या बोला जानते हैं? इन्होंने कहा कि पाकिस्तान मत बनाओ। इन्होंने कहा कि ये जो ऊपर वाला, इधर वाला इलाका है, इसको हमको दे दो और इसको पख्तूनिस्तान बना दो, पख्तूनिस्तान बना दो, पाकिस्तान मत बनाओ, हमको दे दो, पाकिस्तान, पख्तूनिस्तान बना दो। इसके मांग को भी रिजेक्ट कर दिया गया और भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हो गया। पाकिस्तान सरकार का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन आजादी के समय था तो वो खान अबुल गफार खान था, जो इनका विरोध कर रहा था। पाकिस्तान जैसे ही भारत आजाद हुआ, इनको गिरफ्तार करके अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट कर कर इनको जेल भेज दिया गया। अरेस्ट का मतलब इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, घर में नजरबंद कर दिया गया। और 1947-48 से लेकर 1988 तक ये हाउस अरेस्ट रहे और घर में ही मर गए। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जब ये घर में ही मरे तो लोग इनकी अंतिम यात्रा पर जा रहे थे। वो अंतिम यात्रा में भी 2 बम विस्फोट करवाया गया और उस बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए। 15 people died in that bomb blast. ये अलग ही देश के चक्कर में था। बिल्कुल सरोज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये आदमी अलग ही देश के चक्कर में था। इसीलिए तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो ये बंटवारा हो रहा था, उस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जगह इसने क्या मांग किया, तो इसने पख्तूनिस्तान, पख्तूनिस्तान का मांग किया, इसने पख्तूनिस्तान का मांग किया। ये आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। साइमन कमीशन वापस जाओ, बैक। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ये भारत में कैद थे या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कैद थे मेरे दोस्त, पाकिस्तान में। और वो भाई लिख रहा है कि लोगों को लगता था कि आजादी सिर्फ चरखे से मिली। यानी सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबकी अपनी अपनी क्या है, भूमिका है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1877 में आईसीएस की जो प्रवेश परीक्षा है, आईसीएस की
ठीक है। आईसीएस की परीक्षा में प्रवेश की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 17, 18, 19, 20। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर ई गलत हो गया तो बूझ लेना, ई गलत हो गया तो बूझ लेना, ई किसी का गलत नहीं होना चाहिए। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बापरे, बोलते बोलते ना आज गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है, इतना ज्यादा दर्द है कि अब लग रहा है कि अब बोल नहीं पाएंगे, है ना। आवाज आप देख रहे हैं ना, पूरा पूरा आवाज जो है। सुनिए, आईसीएस की परीक्षा है क्या? तो आईसीएस की परीक्षा का मतलब है इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विस। जैसे आज आईएएस का एग्जाम होता है ना, तो उस समय आईसीएस का परीक्षा होता था। आईसीएस की परीक्षा जो है का पहला एग्जाम में पूछेगा कि पहला व्यक्ति जिसने पास किया, बताना जरा, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। एग्जाम का क्वेश्चन है, दूसरा मैं लिख देता हूं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। हालांकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया बाद में। पहला कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। अब समझिएगा, 1877 के अंदर में आपको पता है कि भारत में वायसरॉय का परिवर्तन होता है और वायसरॉय के रूप में लॉर्ड लिट्टन भारत आते हैं। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल कब से कब तक? तो 1876 से 1880 तक। एग्जाम में पूछेगा कि लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल कब से कब तक? एग्जाम में पूछेगा कि लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल कब से कब तक? तो 1876 से 1880 तक। इसके टाइम पीरियड के 3-4 बड़े फैसले। पहला बड़ा फैसला इसके लिट्टन के टाइम पीरियड का वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले पूछेगा ईयर, तो सभी लोग कमेंट कीजिए 1878, 1878। इस एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं की अखबार थीं, उन क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन ना आप इतना आसानी से नहीं कह सकते हैं कि समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध वैसे नहीं लगाया गया। प्रतिबंध कैसे लगाया गया? उन्होंने नियम बना दिया कि कोई भी समाचार पत्र अगर भारत में छपता है तो छपने से पहले आपको डीएम साहब के यहां एक कॉपी जमा कराना पड़ेगा, और अगर डीएम साहब उस अखबार को पढ़ के अप्रूवल दे देंगे कि हाँ हाँ ये छपने लायक है, तो उसको छापा जाएगा, अन्यथा उसे नहीं छापा जाएगा। कहने का मतलब है कि अब बताइए कि वो अखबार में तो लव लेटर तो रहेगा नहीं, डीएम अंग्रेजों के खिलाफ ही रहेगा कुछ ना कुछ। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जब अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना कुछ रहेगा और भारत के अंदर में डीएम साहब उसको पहले पढ़ लेंगे, तो क्या वो कभी छापने का आदेश देंगे? नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि डीएम साहब पढ़ के अप्रूवल अगर दे दिए, डीएम अगर अप्रूव कर दिया तो छपेगा, और डीएम अगर अप्रूव नहीं किया तो नहीं छपेगा। और अगर आप जबरदस्ती छापिएगा तो आपका प्रेस जो है सामान सहित उसको जब्त कर लिया जाएगा, नंबर 1। और दूसरा क्या होगा भाई? तो पहला तो सामान प्रेस सहित जब्त हो जाएगा, दूसरा आपको 2 वर्ष की जेल होगी। अब राताराती सारे समाचार पत्र बंद हो गए। यहां पर एक सवाल पूछता है कि वो कौन सा समाचार पत्र है जिसने अपनी भाषा को बंगाली से रातों रात अंग्रेजी में बदल लिया? जरा आंसर देना, वो कौन समाचार पत्र है? पढ़ा चुका हूं आपको क्लास में। यहां पर मैं एक भी बात ऐसी नहीं पूछता हूं जो आपको नहीं पढ़ाया हूं पेड बैचेस में, है ना। आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि वो कौन सा समाचार पत्र था जिसने रातों रात अपने को बदल लिया। अमृत बाजार जैनब खां हैं। जैनब खान जी के लिए जोरदार ताली बजाइए आप सभी लोग। जैनब खां हैं, इनके लिए ताली बजाइए। शिशिर कुमार घोष की पत्रिका होती थी साथियों अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका होती थी। ये किसकी थी? तो शिशिर। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। शिशिर कुमार घोष की पत्रिका, इनकी पत्रिका थी। दूसरा मामला था, दूसरा इसने क्या किया? तो पहला तो सबसे पहला वर्नाकुलर आपको मैंने समझा दिया।
कि लॉर्ड लिट्टन का पहला क्या, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया लिट्टन ने, एग्जाम का यह भी सवाल है, लागू किया किसने, लिट्टन ने। कब लागू किया, 1878 में। इसको हटाया किसने, हटाया किसने, तो हटाया इसके ठीक बाद वाले लॉर्ड रिपन ने। दूसरा, इन्होंने भारतीयों को प्रशासन से दूर करने के लिए, भारतीयों को प्रशासन से दूर करने के लिए, प्रशासन से दूर करने के लिए आईसीएस की परीक्षा की उम्र 21 साल से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। बाद में साथियों कौन आएंगे, लॉर्ड रिपन आएंगे। और रिपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तो रिपन इसको 19 से बढ़ाकर कितना कर देंगे, सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए, 19 से बढ़ाकर इसे कितना करने का प्रस्ताव रखा जाएगा, कमेंट करके बताइए। तीसरा, आप जानते हैं कि यहां पर एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ, तो 1878 में। और कहा गया कि शस्त्र अधिनियम पारित हुआ और कहा गया कि भैया हम लोग भी बिना लाइसेंस के अब क्या करेंगे, तो इन्होंने, अंग्रेजों ने नियम पारित कर दिया कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप हथियार नहीं रख सकते हैं। और आप जानते हैं कि भारतीयों को तो लाइसेंस दिया नहीं जाता था। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जब भारतीयों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा भाई, जब भारतीयों को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो जब भारतीयों को लाइसेंस नहीं मिलेगा, लोग जबरदस्ती हथियार रखेंगे, पुलिस जो है छापा मारेगी, छापा मारने के बाद लोगों को अरेस्ट करेगी और अरेस्ट कर कर उनको जेल भेज देगी, उनको जेल भेज देगी। क्लियर है। अब मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो सवाल आपसे पूछूं। इफ यू वांट, इफ यू विल अलाउ मी, देन आई कैन आस्क दैट क्वेश्चन। अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछूं, इजाजत है? चलिए, तो अगर इजाजत है तो मैं पूछता हूं। पहला प्रश्न, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य को किसने लिखा? दूसरा प्रश्न, एवो ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? एवो ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? एवो ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि गीता रहस्य किसका, एवो ह्यूम की जीवनी किसने लिखी। तीसरा, पुस्तक का एक सवाल पूछता हूं। एक पुस्तक है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? चौथा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अनासक्त योग किसकी पुस्तक है? ये चारों का आप उत्तर अगर दे देंगे तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवंबर 2024 फटाफट आया, दीजिए बताएं कि भारत का कितना मेट्रिक टन सोना है। फटाफट उत्तर दीजिए और उत्तर आपका आते रहना चाहिए। तो गीता रहस्य किसकी है? तो सबसे पहला गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक का। एवो ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है? विलियम वेडरबर्न ने लिखी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की। अनासक्त योग किसका है? तो महात्मा गांधी की। अच्छा, महात्मा गांधी की जब बात निकली है तो महात्मा गांधी का 3-4 को बताइए तो जरा। महात्मा गांधी का सबसे पहले तो महात्मा गांधी का आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दूसरा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के अलावा सप्त महाव्रत। तीसरा, अनासक्त योग।
चौथा हिंद स्वराज दक्षिण अफ्रीका में लिखा। पांचवा सुनो विद्यार्थियों। सुनो विद्यार्थियों। तो इतनी सारी किताबें जो हैं महात्मा गांधी ने लिखी थी। अब भाई एक बात समझिए कि मेरी तबीयत अब अलाउ नहीं कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि अब गिर जाऊंगा मैं। तो अगर आप कहें तो यहीं पर छोड़ दूं, अगली क्लास में मुलाकात होगी। यस सर। हरिजन, अब देखो, अब पूरा लिखने के लिए कहोगे तो मैं पूरा लिख दूंगा यार। इंडियन ओपिनियन इनकी पत्रिका है, किताब थोड़ी है इंडियन ओपिनियन। समाचार पत्र है जो दक्षिण अफ्रीका में। सुनो विद्यार्थियों। दासा भाई नौरोजी लिखा है, दादा भाई नौरोजी की जगह। हिंद स्वराज। हाँ, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, सब क्लास में तो बताइबे किए हैं ना भाई, सब तो क्लास में बताइबे किए हैं। नहीं बताए हैं, आप ही बोलिए। अच्छा, जाते जाते आपको एक वीडियो के साथ छोड़ के जाता हूं। इस वीडियो को एंजॉय करिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। आपकी उस प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवंबर 2024 में डेटा आया है। डेटा बताया कि भारत अब कितना मेट्रिक टन